नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री एक बार पुनः आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज समायोजन और कुसमायोजन से संदर्भित ही एक टॉपिक मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। उस टॉपिक को आप लोग बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं और हम दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग भी करते हैं। इस टॉपिक को हमने कहा है रक्षा युक्तियां। क्या कहा है? रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां क्या होती हैं? मित्रों, रक्षा युक्तियों का जो संबंध होता है ये हमारे अचेतन मन से संबंध होता है। किससे? अचेतन मन से इसका संबंध होता है। अर्थात वे रक्षा युक्तियां किसे कहते हैं? तो रक्षा युक्तियां ये वे मनोरचनाएं हैं, वे जो मनोरचनाएं हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमें समायोजन में सहायता प्रदान करती हैं। वे क्या होती हैं? वे मित्रों मनोरचनाएं या रक्षा युक्तियां कहलाती हैं। समायोजन स्थापित करने में हमें ये हमारी प्रत्यक्ष विधियां कहें या हमने अप्रत्यक्ष, ज्यादा तो हम प्रत्यक्ष विधियां ही कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायताएं करती हैं। इनका संबंध सीधा का सीधा मित्रों होता है हमारे अचेतन मन से, जो हमारे कुंठा, तनाव, दबाव, द्वंद्व आदि में हमारी सहायताएं करती हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। रक्षा युक्तियों को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में हम बांट सकते हैं। रक्षा युक्तियां दो भागों में हमने बांटा। रक्षा युक्तियां दो भागों में। नंबर एक, प्राथमिक रक्षा युक्ति। प्राथमिक रक्षा युक्ति। और दूसरे नंबर पर हमने देखा गौण रक्षा युक्ति। गौण रक्षा युक्ति। अब दोनों में फर्क क्या है? पहला, प्राथमिक रक्षा युक्ति। ये मित्रों ये मुख्य रूप से वे रचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से हमारे मन मस्तिष्क के तनाव, दबाव को, चिंता को कम कर देती हैं। जबकि गौण जो रक्षा युक्तियां होती हैं वे हमारे उत्पन्न मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव को दूर करने की क्षमता तो नहीं रखती हैं, लेकिन वे उस तनाव को कम कर देती हैं। तो पहला हमने पढ़ा है प्राथमिक रक्षा युक्ति। प्राथमिक रक्षा युक्ति ये वे रक्षा युक्ति हैं जो हमारे मन या मस्तिष्क में उत्पन्न दबाव, संघर्ष को दूर कर देती हैं।
क्या करती है, हमारे मस्तिष्क में जो संघर्ष उत्पन्न हुआ उसको अचानक ये पैदा होती हैं और हमें उस संघर्ष से बाहर निकाल लेती हैं। उन्हें रक्षा युक्तियां कहते हैं, जिसमें दमन, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, औचित्य स्थापन, हमारे क्या देखा हमने, दमन, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, प्रतिगमन, ये वे रक्षा युक्तियां हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में उपस्थित तनाव को, संघर्ष को बिल्कुल कम कर देती हैं, जिनमें एक रूपांतरण और तैदात्मीकरण, ये रक्षा युक्तियां होती हैं जो मित्रों हमारे, ये वे रक्षा युक्ति है जो हमारे मन या मस्तिष्क में उत्पन्न दबाव या संघर्ष को दूर कर देती हैं, प्राथमिक रक्षा युक्तियां कहलाती हैं। हमने दूसरा देखा गौण रक्षा युक्ति, कौन सी, गौण रक्षा युक्ति। ये हमारे मन की, ये हमारे मन या मस्तिष्क की वे मनोरचनाएं हैं जो उपस्थित संघर्ष या तनाव को दूर तो नहीं कर सकती, परंतु तनाव व दबाव को कम कर देती हैं, कम कर देती हैं। कौन सी होंगी, ये गौण रक्षा युक्तियां होंगी। जिस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं प्रक्षेपण, प्रक्षेपण हमने पढ़ा, उसके बाद में हम देखते हैं क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण है, क्षतिपूर्ति है, आत्मीकरण है, आत्मीकरण के हम बाद में हम देखते हैं विस्थापन, स्थानांतरण आदि जो रक्षा युक्तियां होती हैं, ये रक्षा युक्तियां हमारे मन मस्तिष्क की तनाव या संघर्ष को मित्रों कम तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन उसे कम कर देती हैं, जिनमें हमारे प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, आत्मीकरण, विस्थापन या स्थानांतरण सहित आदि युक्तियां होती हैं। या इसमें एक नाम और लिख सकते हैं हम, पलायन। अब मित्रों सबसे पहले हमको देखना है रक्षा युक्तियों के बारे में, और हम चर्चा करते हैं मित्रों, जहां हमने देखा है कि अचेतन मन की जो भी बातें होती हैं, पहला देखिएगा मित्रों नंबर 1 रक्षा युक्तियां और दमन। दमन का तात्पर्य यह होता है कि यह हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसा विचार है जो हमारी जानकारी के बिना ही अचेतन मन में धकेल दिया जाता है, जो कि अनैतिक, कष्टकारक और दुखदायी विचार होते हैं, जो हमारी बिना जानकारी के अचेतन मन में चले जाते हैं। देखिएगा यह एक अचेतन प्रक्रिया है,
जिसमें हमारी हमारे अनैतिक कष्टकारक दुखदाई विचार अनैतिक कष्टकारक दुखदाई विचार हमारी जानकारी के बिना ही अचेतन मन में ढकेल दिए जाते हैं। यह होता है मित्रों दमन। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मित्रों समन इसे ठीक विपरीत है कि ये जानकारी में विचार अचेतन मन में ढकेल दिए जाते हैं। अब दो प्रकार की बातें हैं, पहला है दमन और दूसरा है समन। मित्रों दमन और समन में जहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा दमन। यह मित्रों एक अचेतन मन की प्रक्रिया है जिसमें हमारे मन के जो विचार हैं, दुखदायी विचार, घटना आदि को हम हमारी जानकारी के या जानकारी के बिना अचेतन मन में ढकेल देते हैं, जिन्हें हम याद करना नहीं चाहते हैं। वे दुखदायी विचार, वे कष्टकारक विचार हमारी जानकारी के बिना ही जब अचेतन मन में चले जाते हैं, दमन कहलाते हैं। लेकिन जो विचार, दुखदायी विचार, कष्टकारक विचार जो होते हैं हमारी जानकारी में सीधे के सीधे अचेतन मन में डाल देते हैं हमारी जानकारी में, वो क्या होते हैं? वो होता है समन। और समन में हम कहते हैं कि बलपूर्वक, इसे लिख सकते हैं हम इच्छा को दबाना या बलपूर्वक भूलना, यह है इच्छा को दबाना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, जो शराबी है वो शराबी आज पैसे नहीं मिल पाए लेकिन फिर भी पीना चाहता है, कुछ कारणवश परिवार वालों के भय से, पैसा नहीं होने के डर से वो शराब पीने की इच्छा को भूलने का प्रयत्न करता है या उसे दबा लेता है मन ही मन में। यह समन हुआ। और जो हमारी जानकारी के बिना ही चेतन मन में किसी हम आदत को भूल जाते हैं, भूलना चाहते हैं, वो मित्रों दमन है। नंबर 2 पे हम चलते हैं युक्तिकरण। क्या है युक्तिकरण? युक्तिकरण मित्रों एक प्लान है। युक्तिकरण क्या है? युक्तिकरण जो होता है अपने आप में ये एक औचित्य स्थापन होता है या तार्किक कारण बोलते हैं हम इसे। औचित्य स्थापन या तार्किक कारण। इस उपस्थिति में मित्रों क्या होता है, इसमें मूल समस्या यह है कि यह एक बहाना है। यह क्या है? यह एक बहाना है। एक बहाना है जिसे व्यक्ति अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जिसमें वो न्याय संगत लगते हैं। देखिएगा, यह एक बहाना है जिसमें व्यक्ति ऐसे तर्क
प्रस्तुत करता है, ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जो ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जो कि न्याय संगत लगे, जो कि न्याय संगत लगे। यह एक बहाना है जिसमें व्यक्ति ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है, कब, जिसमें असफलताओं के प्रति अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, कब, असफलताओं को छिपाने के लिए असफलता को छिपाने के लिए जब वो ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है कि उसके सारे के सारे तर्क क्या लगते हैं, न्याय संगत लगे या उचित लगे। जैसे अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, या आंगन टेढ़ा है। ये जो ऐसे तर्क व्यक्ति प्रस्तुत करता है वो युक्तिकरण होती है। दूसरी में मित्रों हम चलते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं आरोपण, आरोपण या आरोप लगाना। आरोप लगाना, यहां पर क्या है, यह मोटी समस्या यह है, देखिएगा जो प्रक्षेपण है इसमें व्यक्ति अवांछित विचारों, आवेगों या दोषों को तथा बुरे कार्यों को बाह्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियों पर थोपकर स्वयं निंदा से बच जाता है। इसमें देखिएगा, इस युक्ति में व्यक्ति अपने अवांछित विचारों, अवांछित विचारों, आवेगों को, दोषों को तथा बुरे कार्यों को किसी बाह्य व्यक्ति या वस्तु पर, बाह्य व्यक्ति या वस्तु पर थोपकर स्वयं निंदा या दंड से बचने का प्रयास करता है। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, कोई बेईमान व्यक्ति जो होता है दूसरे को भी बेईमान बताता है। ये क्या होती है, ये मित्रों होती है प्रक्षेपण। अर्थात इसमें जो आदमी क्या काम करता है, इसमें बुरे जो विचार होते हैं, बुरे जो कार्य होते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा देता है। यह आरोप लगाना ही प्रक्षेपण है, किसी दूसरे के ऊपर आरोपण या आरोप लगा रहा है। जिस प्रकार से कोई बेईमान व्यक्ति या कोई चोर दूसरे को कहता है कि ये चोर है, कोई नकारा आदमी कहता है कि ये भी काम चोर है, मैं तो हूं ही, ये भी काम चोर है। अपने आप स्वयं तो निंदा से बच जाता है, स्वयं निंदा या दंड से बच जाता है, लेकिन दूसरे को इसका आरोपण बता दे। तो आरोप लगाना ही मित्रों प्रक्षेपण है।
उसके बाद में हम देखते हैं उदात्तीकरण। हमने क्या देखा है? उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का दूसरा नाम भी हम ले सकते हैं उन्नयन। उन्नयन, इसका अर्थ होता है ऊपर उठना, ऊपर उठना। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति, कहने का मतलब एक बाधा को छोड़ करके व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है, पीछे की असफलताओं को छोड़ करके जब आगे व्यक्ति दूसरे काम में ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करता है, यही उसका मित्रों होता है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का सीधा सीधा अर्थ यदि हम देखें तो इसमें व्यक्ति अपनी दंभित इच्छाओं को, समाज विरोधी इच्छाओं को रचनात्मक कार्यों में लगा करके समाज में उन्नयन करने लगता है। इसमें व्यक्ति अपनी दंभित इच्छाओं को तथा समाज विरोधी विचारों को तथा पूर्व की असफलताओं को समाज के या असफलताओं को रचनात्मक कार्य में, कहां? रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त कर समाज की भलाई करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उदात्तीकरण, यहां पर आप लोग देखते हैं जैसे तुलसीदास, दूसरा एक व्यक्ति है जिसका शायद हम लोग कालिदास, ये दोनों ही महाकवि बने हैं। क्या बने हैं? ये दोनों ही मित्रों महाकवि बने हैं। अब है मित्रों देखिएगा उदात्तीकरण या उन्नयन किसे कहते हैं। उन्नयन या उदात्तीकरण में एक व्यक्ति जो है, जो अपनी समाज विरोधी भावनाओं को, अपनी दंभित इच्छाओं को, पूर्व में जो हमारी असफलताएं हुई हैं उनको भूल करके जब समाज में रचनात्मक कार्य करता है, वो मित्रों उन्नयन या उदात्तीकरण यानी ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। हम लोगों ने देखा है कि जहां पर एक व्यक्ति अपने जो दंभित इच्छाओं को काम करता है, यहां समाज के, जैसे तुलसीदास थे, तुलसीदास ने अपने पत्नी के प्रेम में पागल होकर के श्रावण के महीने में पत्नी से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच जाता है और श्रप को पकड़ करके जो ऊपर पहुंचने का प्रयत्न करता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, रे मूर्ख, तू जहां काम में अंधा हो रहा था, तूने देखा नहीं वो सर्प था ना कि रस्सी? तू मेरे से इतना ही प्रेम करता है तो इतना प्रेम तो भगवान राम से क्यों नहीं करे, तेरा आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बात से पीड़ित होकर के तुलसीदास वहां से लौटते और कहते हैं कि वहां से लौटने के बाद वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, उसने क्या लिखी? रामायण, रामचरितमानस लिख डाली। तो कहने का मतलब उसने काम की उस असफलताओं को भूल करके समाज के ऊपर कार्य किया, वही उदात्तीकरण है। वही बात कालिदास की है। पत्नी से प्रताड़ित होकर के कालिदास जब वापस चले गए, जाने के बाद में उन्होंने संस्कृत के ऐसे ऐसे महाकाव्य लिख डाले, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, कुमार संभव,
कहते हैं कि 5 ऐसे महाकाव्य लिख डाले जिसकी रचना, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह है उदात्तीकरण। आगे हम देखते हैं तदात्मीकरण। तदात्मीकरण या इसे हम कहते हैं आत्मीकरण। तदात्मीकरण या आत्मीकरण। तदात्मीकरण मित्रों और आत्मीकरण में क्या फर्क है? दोनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने आपको समाज में प्रतिष्ठित लोगों का अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है, यानी व्यक्ति दूसरों के जो गुण हैं उनको अपनाने का प्रयत्न करता है। यानी इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति के गुणों को, दूसरे व्यक्ति के गुणों को स्वयं में अपनाना, या इसे हम कह सकते हैं कि तदात्मीकरण या आत्मीकरण का मतलब होता है समाज के किसी प्रतिष्ठित या आदर्श व्यक्ति को या व्यक्ति के गुणों को स्वयं में अपनाता है। अपनाना, यही क्या है? ये तदात्मीकरण। तत्आत्मीकरण अर्थात दूसरे के गुणों को जब व्यक्ति अपने आप में उपयोग करता है, अपने आप में समाहित करता और उसके अकॉर्डिंग जब व्यवहार करता है, वो उसका मित्रों तदात्मीकरण है। जिस प्रकार से बालक और बालिका या छात्र छात्रा माता पिता का या शिक्षक का अनुसरण करते हैं, या शिक्षक जैसा बनने का वो प्रयत्न करते हैं, शिक्षक के गुणों को स्वयं अपनाते हैं, ये क्या है? ये तदात्मीकरण है। उसके बाद में हम देखते हैं एक नया विषय आएगा जिसे कहते हैं अंतःक्षेपण। क्या है? अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण एक अलग रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्ति का आंशिक मानने लगता है। अंतःक्षेपण का तात्पर्य भी यही है कि व्यक्ति इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का अंश मानने लगता है या अपने आप को अन्य व्यक्ति का अंश। इस युक्ति में व्यक्ति अपने स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति का अंश मानने लगता है। वो क्या कहलाता है? अंतःक्षेपण। अर्थात जैसे यहां पर हमने देखा है, यहां पर आप देखिए जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनका हम अनुसरण करने लगते हैं, उसका आंशिक मानने लगते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ईश्वर हूं। या फिर जैसे विराट कोहली मेरी तरह खेलता है। यह सोचना क्या है मित्रों? ये अंतःक्षेपण है जिसमें बालक जो कार्य कर रहा है,
दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना, किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा व्यवहार करना। देखिएगा, एक को यहां लिख लीजिए, दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर उसकी तरह का व्यवहार, ये क्या है? यही है मित्रों अंतक्षेपण। उसके बाद में हम पहुंचे अन्यारोपण। क्या करेंगे? अगले जो विषय वस्तु में आ रहे हैं अन्यारोपण। अन्यारोपण में क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपने संवेगों का जो स्थानांतरण कहीं अलग कर देता है, अन्यारोपण, या अन्य आरोपण। अन्य आरोपण में क्या करता है व्यक्ति? यहां देखिएगा, इसमें व्यक्ति अपने संवेगों का स्थानांतरण करता है। इस रक्षा युक्ति में एक व्यक्ति अपने संवेगों का स्थानांतरण करने लगता है। अपने संवेगों का स्थानांतरण करने लगता है। जिस प्रकार से एक प्रेमी फूलों के साथ प्रेम करने लगता है, फूलों से प्रेम, जबकि माता जो होती है पुत्र के कपड़ों से प्रेम। ये एक ऐसी रक्षा युक्ति है मित्रों, इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने संवेगों को दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे प्रेमी फूलों से प्रेम करने लगता है, माता, यदि किसी माँ का एक बालक खत्म हो गया, उसी बालक के कपड़ों से, उसके खिलौनों से वैसे ही व्यवहार करती है जैसे उसके साथ में करती है। तो ये अन्य आरोपण है। अन्य आरोपण, उसने अपने संवेगों का सीधा स्थानांतरण कर दिया है, यही अन्य आरोपण है। अपने प्रेम को, जब यहां प्रेम प्रेमिका से करना चाहिए था, लेकिन कर किससे रहा है? फूलों से, क्योंकि प्रेमिका यहां पर नहीं है। एक माता जो है करना चाहिए था पुत्र से प्रेम, लेकिन पुत्र खत्म हो चुका है, चूंकि वो प्रेम किससे कर रही है? उसके कपड़ों से प्रेम करती है। इसलिए इस रक्षा युक्ति का जो प्रयोग है मित्रों, वो यही कहता है कि संवेगों का जहां स्थानांतरण होता है वो अन्यारोपण होता है। अगली रक्षा युक्ति है विस्थापन। अगली रक्षा युक्ति कौन सी है? विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को अन्य व्यक्तियों पर उतारता है। इसमें व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को अपने नकारात्मक विचारों को अपने से निम्न विचारों को अपने से छोटे व्यक्तियों पर थोपता है या उतारता है। जैसे यहां देखिएगा, इसमें अपने नकारात्मक विचार
इन नकारात्मक विचारों को व्यक्ति जब अपने छोटे लोगों के ऊपर या अपने से नीचे वाले लोगों के ऊपर जब उतारता है, जिस प्रकार से एक अधिकारी ने कर्मचारी को डांटा और कर्मचारी ने अपना जो गुस्सा है अपनी पत्नी के ऊपर उतारा। किसके ऊपर? पत्नी या अपने पुत्र पर अपने गुस्सा उतार दिया। अधिकारी ने गुस्सा जो था कहां उतारा? गुस्सा सीधा कर्मचारी के ऊपर उतारा। यही कर्मचारी को जो गुस्सा आया, इसी गुस्से को कर्मचारी ने कहां उतारा? अपने पुत्र पर। कि गुस्सा क्या था? यह गुस्सा है मित्रों नकारात्मक। गुस्सा नकारात्मक विचार है। जब एक अधिकारी एक कर्मचारी को डांटता है, कर्मचारी इसी गुस्से को सीधे के सीधा अपने पुत्र पर, अपनी पत्नी पर उतारता है। इसे ही कहते हैं विस्थापन। आगे हम चलते हैं विलोपन। अगली है विलोपन। इस रक्षा युक्ति में क्या होता है देखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरकर उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना, वहां से अपने आप को अलग कर लेना, इसी का नाम पलायन भी हम कह सकते हैं। वहां से दूर चले जाना, विलोपन। अर्थात देखिएगा, असफलताओं से डरकर जब व्यक्ति असफलताओं से डरकर उस स्थिति से हट जाता है, ये क्या है? इसी का नाम विलोपन। विलोपन का मतलब होता है गायब होना, हटना या गायब होना। जैसे एक परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षार्थी को डर था किसका? परीक्षा का। परीक्षार्थी को परीक्षा का डर था। क्या था इसको? डर। इस डर का कारण यह रहा, वो यहां से परीक्षा देने नहीं गया। कहने का मतलब यहां से जब एक स्थान से व्यक्ति अपने आप को गायब कर लेता है, हटा लेता है, दूर कर लेता है, तटस्थ हो जाता है, यही है विलोपन। अगला चलते हैं, अगला विषय है, अगले विषय के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे हमने कहा है प्रतिगमन। क्या है? प्रतिगमन। प्रतिगमन के बारे में हमने देखा। प्रतिगमन क्या है? प्रतिगमन का तात्पर्य है पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर। जैसे पुत्र को देखकर पिता भी पुत्र की तरह व्यवहार करने लगता है, एक किशोर बालक की भांति रोना प्रारंभ कर देता है। यह क्या होता है? यानी पीछे की ओर लौटना, यही है मित्रों आपका
प्रतिगमन। उसके बाद हम देखते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में क्या होता है, जब एक व्यक्ति किसी कारणवश असफल हो रहा है, एक क्षेत्र में असफल है, तो उसी असफलता की पूर्ति किसी दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेना ही क्षतिपूर्ति है। देखिएगा, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति एक क्षेत्र की असफलताओं को दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करना। जैसे देखिए, एक विकलांग लड़का है, यह में तो सफल क्या है, ये फौजी नहीं बन सकता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए बनेगा कि एक शारीरिक दोष है। क्या है? शारीरिक दोष है। यह एक धावक भी नहीं बन सकता, फौजी भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें क्या है, शारीरिक दोष। यही विकलांग जब एक लेखक बनता है, एक लेखक बन जाता है, यही एक जब चित्रकार बनता है, तो इसने यहां की जो असफलता थी, क्या थी ये असफलताओं को इसने पीछे छोड़ा और दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली। यह है क्षतिपूर्ति। एक विकलांग बालक धावक नहीं बन सकता, लेकिन वो अच्छा चित्रकार बन सकता, अच्छा लेखक बन सकता, अच्छा विचारक बन सकता है। ये क्या हो सकता है? आप लोगों ने देखा होगा, दीपा मलिक इसका एक उदाहरण है। दीपा मलिक मित्रों, एक देवेंद्र झाझड़िया, ये दोनों दौड़ नहीं सकते, धावक नहीं बन सकते, लेकिन पैरा ओलंपिक में इन्होंने व्हील चेयर लेकर के गोल्ड मेडल जीत के लाए पैरा ओलंपिक में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्षतिपूर्ति की है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला विषय आता है, जिसे हमने कहते हैं प्रतिक्रिया या प्रतिकरण। प्रतिकरण या प्रतिक्रिया। प्रतिकरण और प्रतिक्रिया में क्या होता है? इस युक्ति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करता है, कार्य या व्यवहार करता है। इस युक्ति में एक आदमी या एक बालक अपनी इच्छाओं के विपरीत व्यवहार करता है, वह होता है प्रतिकरण या प्रतिक्रिया। जैसे एक अधिकारी ने कर्मचारी को क्या किया? इसने डांटा या धमकाया। अब कर्मचारी की भी इच्छा होती है कि वो भी इसको धमकाए, चूंकि नौकरी का डर है।
इसके मन में इसके प्रति आक्रोश है अधिकारी के प्रति, लेकिन इसको धमकाएगा नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, साधारण व्यवहार करेगा। या ये व्यक्ति जो काम करेगा वो क्या करेगा, बिल्कुल एक नैतिक कार्य करना प्रारंभ करेगा। आप बताओ, किसी व्यक्ति को मित्रों गुस्सा आ रहा है, क्या आया उसे, गुस्सा आया, गुस्से आया तो वो क्या करेगा, गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, दूसरे को धमकाएगा, बल्कि यहां पर वो एक सामान्य व्यवहार कर रहा है। गुस्से में भी वो सामान्य व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रतिकरण है या प्रतिक्रिया है। एक आदमी जब अधिकारी उसे डांटता है, आपने सुना होगा किसी ने, कोई आपको एक गाल पे चांटा लगाए तो दूसरा गाल भी उसको सामने बढ़ा देना ही प्रतिक्रिया प्रतिकरण है। एक आदमी आपको पत्थर फेंक रहा आपके घर पर, आप उसे फूल दे रहे हैं, नहीं। जहां अधिकारी ने कर्मचारी को डांटा, कर्मचारी के मन में भी हुआ कि मैं भी इसको जबरदस्त तरीके से डांटूं, लेकिन नौकरी के डर के कारण वो एक साधारण और नैतिक व्यवहार कर रहा है। जी सर, जी सर, उसके हुक्म की तालीम कर रहा है। ये उसका क्या होगा, ये प्रतिकरण है। अगले देखिएगा, यह है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है चेंज। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, चेंज, अर्थात जब व्यक्ति तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदल देता है, तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदलना, तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदलना। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के मन में तनाव था, क्या था, तनाव, तनाव के कारण उस व्यक्ति के रक्तचाप की बीमारी हो गई। इसी रक्तचाप से उस आदमी को लकवा या पक्षाघात हो गया। यह पक्षाघात होना क्या है, यह तनाव की एक शारीरिक लक्षण है। यहां पर देखिएगा, जब युद्ध की घोषणा सुनते ही सैनिक पक्षाघात हो जाता है। युद्ध की घोषणा सुनते ही सैनिकों के मन में पक्षाघात होने लगता है, बीपी का रोग होने लगता है, लकवा हो जाता है, कोमा में आ जाते हैं बालक, वो सैनिक। ये क्या है, ये वही है जो तनाव को शारीरिक लक्षणों में, फिजिकल सिंबल्स में हम बदल देते हैं। इसी का नाम है मित्रों रूपांतरण। और अगली हमारी जो रक्षा युक्ति है उसे कहते हैं हम दिवास्वपन। कल्पना मनोतरंग। कल्पना मनोतरंग के अलावा हम इसे एक अन्य नाम भी दे सकते हैं, और उसे कहते हैं दिवास्वपन। दिवास्वपन, कल्पना, मनोतरंग या दिवास्वपन, इसमें व्यक्ति कल्पना को प्राप्त करता है। यह क्या है, यह एक आत्मसंतुष्टि है। ये क्या है, ये एक आत्मसंतुष्टि है। ये मन को शांत करने का अप्रत्यक्ष तरीका। जैसे मैं शिक्षक नहीं बन सका, शिक्षक नहीं बन सका तो मैंने क्या किया, कल्पना के माध्यम से
मैं सपना देख रहा हूं और मैं एक शिक्षक बन चुका हूं, यह कल्पना के माध्यम से है। ये मित्रों, इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करता है। एक अप्रत्यक्ष तरीका है जिसे अपनी आवश्यकताओं को, अपनी दंभित इच्छाओं को, अपने मनोभावों को व्यक्ति संतुष्ट करता है। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने साइको का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है, जिसको हमने कहा है रक्षा युक्तियां, जिसको हमने कहा है रक्षा युक्तियां। इससे लेकर मित्रों लमसम 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। आप पूर्ण तरीके से इसका अध्ययन करते रहिएगा। ये थी मित्रों रक्षा युक्तियां। मैं अगली बार आप लोगों के सामने एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित होता हूं मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।